ये हमारा कैपस्टोन और फाइनल प्रोजेक्ट का लास्ट लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आप अब तक अपना टॉपिक सेलेक्ट कर चुके होंगे, आप लिटरेचर कर चुके होंगे, एनालिसिस कर चुके होंगे। अगर आप इंडस्ट्री पे कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपने इंडस्ट्री के कंसल्टेंट के तौर पर कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। लास्ट लेक्चर है, ये फोकस करेगा सारी डॉक्यूमेंटेशन को, वाइवा डिफेंस को, क्वेश्चंस के आंसरिंग को और फॉर्मेटिंग को खास तौर पर और रेफरेंसिंग को, जो कोर चीज़ें हैं जब आप फाइनल करते हैं प्रोजेक्ट को एक अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है किसी भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, चाहे आपने कोई भी फॉर्मेट चूज़ किया है, उसका काम है बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट का प्रॉब्लम का कंटेक्स्ट देना। तो वो क्या करता है, क्लियरली स्टेट करना है आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फिर आपने क्योंकि अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए हुए हैं, आपको पता है, आपने रिसर्च क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, लिंक करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस को विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्कोप बताना है आपने, लिमिटेशंस बताने हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी बतानी है। चैप्टर 1 में आपकी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के मुताबिक डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेनली आपने चैप्टर 1 में, भले आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपने ये वाली सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। चैप्टर 2 जो है ना आपका होता है 40 टू 80 क्वालिटी एकेडमिक रिसोर्स, मिनिमम स्टैंडर्ड है 20 से एक आपने टॉप के रिसर्च पेपर पढ़ने हैं। तो उन वो आइडियली पीयर रिव्यू जर्नल से होने चाहिए जो आपके स्टडी की थ्योरेटिकल फाउंडेशन को बनाएं और फिर आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएं और फिर उनके डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताएं, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करें। ये काम आपने चैप्टर 2 में करना है। चैप्टर 2 में अगर आप कंफ्यूज है क्या करना है, तो आपने 20 एक आर्टिकल पिक करने हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशन अपनी बनानी है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी लिंक्ड हो विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन जो हमने चैप्टर 1 में बनाए थे। उसके बाद चैप्टर 3 है मेथोडोलॉजी आपने लिखनी है। मेथोडोलॉजी में आपने सैंपल लिंक को लिखना है, आपने पॉपुलेशन को लिखना है, रिसर्च डिजाइन का लिखना है, डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या किया था, एनालिसिस अगर कोई करना चाह रहे हैं वो भी आपने स्पेसिफिकली लिखना है। तो ये आपकी चैप्टर 3 की मेन चीजें होंगी। चैप्टर 4 में आपने क्या करना है, आपने रिजल्ट्स टेबल्स लिखने हैं। ये नहीं है कि आप सीधा सीधा रॉ डेटा को वैसे वैसे फेंक दें, ऐसा आपने नहीं करना। हर एक के टेबल बनाने हैं, डेमोग्राफिक्स के, डिस्क्रिप्टिव के, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के, आपने स्मार्ट क्लास रन किया उसके, और फिर आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनका आपने लिंक के साथ लिंक बनाना है विद योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। अल्टीमेटली हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर जब हम फाइंडिंग्स बनाते हैं तो हम भी बताते हैं कि हमने कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। चैप्टर 5 जो है ना कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को बताएगा। इसमें आपने थ्योरेटिकल और मैनेजरियल सिग्निफिकेंस बतानी है, रियलिस्टिक एक्शनेबल रिकमेंडेशन बनाने हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, और फ्यूचर रिसर्च की भी डायरेक्शन देनी है, वो लोग जो अगली दफा आपका एफवाई पे देख के क्या गाइडलाइन दे सकते हैं। एग्जेक्टिव समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने रखना सबसे पहले है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में, लेकिन लिखना सबसे आखिर में है जब आप सारे चैप्टर्स लिख लें। 1 पेज का स्टैंड अलोन समरी होना चाहिए, उसमें आपने ये नहीं करना रेफरेंस टू दिस एंड दिस, इसमें आप सिर्फ एक स्टैंड अलोन हो, यानी इसको कोई पढ़े तो हर चीज़ का उसको आइडिया हो जाएगा, कोड का, प्रॉब्लम का, मेथड का, की फाइंडिंग का और रिकमेंडेशन का। और ऑब्वियसली रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपने लिखना है, और ये बड़ा ही प्रिसाइज हो लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए। जो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ फ़ॉलो करती हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो फ़ॉलो करती हैं, वो टाइम्स न्यू रोमन साइज़ 12 का आपने फ़ॉन्ट रखना है, 1.5 आपने लाइन स्पेसिंग करनी है, इन-टेक्स्ट साइटेशन आपने एपीए के मुताबिक रखनी है 7 के मुताबिक, और रेफरेंसेस में भी आपने एपीए का स्टाइल रखना है। एक्यूरेसी साइटेशन जब हम देते हैं तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हर साइटेशन के साथ लगा होता है, जीओआई, वो आप देख लें, वो आपके रेफरेंसेस में होना चाहिए जब आप रेफरेंसेस लिखें। साइटेशन मिसमैच को अवॉइड करें, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स मेंडले को यूज़ करें। आप बेशक गूगल पे सर्च करें डॉक्टर फारूक मेंडले रिसर्च, वो आपको पूरा बताता है कि आपने रेफरेंसेस कैसे करने हैं। ये मैंने एक फुल कोर्स बनाया था, बेसिक से एडवांस लेवल पर है। आप साइटेशन रेफरेंसिंग आपकी सारा का सारा मेंडले खुद ब खुद देख लेगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेंडले को लगाना है और सारे प्रॉब्लम्स आपके रेफरेंसिंग के सॉल्व हो जाएंगे। टेबल्स और फिगर्स की जो फॉर्मेटिंग होती है, टेबल्स में ना जो हम जो लिंक देते हैं, सोर्सेज मेंशन बिलो टेबल इफ सेकेंडरी डाटा, जो ईच टेबल नंबर एंड टाइटल, आप कोई भी फिगर और टेबल को राइट क्लिक करके जब करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इंसर्ट कैप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे आप कैप्शन दे सकते हैं फिगर को, टेबल को, और हर टेबल और रेफर का आप हर टेबल और फिगर का आपने जो है ना टाइटल लिखना है। तो ये इसके लिए जब मैं अभी एक मज़ीद जो है ना डिटेल्ड एक प्रोजेक्ट की भी एक आपके लिए वीडियो एक बनाऊँगा। लेकिन अभी आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि आप भले किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप ऐसे नहीं है कि टेबल पेस्ट कर दिया, कोई उसको नंबर साइन नहीं किया, कोई टेक्स्ट उसके साथ नहीं लिखा हुआ, या आपने नंबरिंग लाज़मी करनी है। प्लेजरिज्म कंप्लायंस आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी है। टर्निटन में कहीं से आपने कॉपी चीज़ को नहीं करनी।
पैराफ्रेज़िंग जो है ना का मतलब ये हो कि मीनिंग रहे, बच्चे पैराफ्रेज़िंग के टूल्स यूज़ करते हैं, पैराफ्रेज़ का पता नहीं चलता पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। प्लेजरिज्म रिपोर्ट की फाइनल कॉपी आपने जमा लाज़मी करवानी है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा आप हाँ, मैंने कहा ना रॉ डाटा को डंप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव के टेबल्स ना हों, अगर आपने रखनी है कोई चीज़, अगर एडिशनल डाटा बताना है, कोई इजाज़त आपने ली है, एथिकल अप्रूवल है, तो आप अपेंडिसेस में एंड पे रख दें, एनेक्स्चर्स बना लें, ए-बी-सी उसमें आप सारा कंटेंट डाल सकते हैं। अच्छा, इवैल्यूएशन के लिए जो प्रपोज़ल का क्राइटेरिया होता है उसमें क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, आपका सुपरवाइज़र यही देखा, फिज़िबिलिटी रेलेवेंस होनी चाहिए, लिटरेचर से सपोर्ट होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर आप रिटन रिपोर्ट का देखें 50 टू 60% जो है ना वो लॉजिकल कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में आप प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर लिटरेचर के वेरिएबल्स की स्टडीज़ भी उसी के अराउंड होनी चाहिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट उसी के अराउंड होनी चाहिए। आपने टेस्ट भी वही यूज़ करने हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको हेल्प करें फाइंडिंग निकालने में, फिर फाइंडिंग रिकमेंडेशन और एनालिसिस भी उसके अराउंड होनी चाहिए। तो इवैल्यूएशन जो है ना वो ये होती है एट द एंड ऑफ द डे आपके फुल रिपोर्ट की कि स्ट्रक्चर कितना है, कितना आपने फ्लो को फॉलो किया है। लॉजिकल कोहेरेंस होनी चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्वालिटी रिकमेंडेशंस आपकी आ जानी चाहिए। बेसिकली आपका सुपरवाइज़र या एग्ज़ामिनेशन कमिटी ये टेस्ट करता है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे अपनी स्टडी की, क्या आपने थ्रू आउट द स्टडी वही मीट किए हैं? क्या आपकी रिकमेंडेशंस उससे अलाइन्ड हैं? क्या आपकी कंक्लूजन फाइंडिंग उन्हीं से अलाइन्ड है? अब वेवा डिफेंस में जो आपका 25 टू 30% जो रोल प्ले करता है आपके उसमें मेथोडोलॉजी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेथोडोलॉजी पे इस वजह से मैं बहुत बोला हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर है। पैनल क्वेश्चंस आपको आंसर करने चाहिए। अगर आपने काम किया तो आप कॉन्फिडेंस से करेंगे। प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस के साथ आपने कम्युनिकेट करना है। वेब प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर भी आपने ये रखना है, टाइटल और कॉन्टेक्स्ट लिखें, प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स रखें, 3 टू 5 मेथोडोलॉजी का दें, 6 टू 9 आप काइम फाइंडिंग्स का दें, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन की स्लाइड्स बनाएँ। सो 10 से 15 आपकी स्लाइड्स होनी चाहिए। फाइनल डाटा के क्वेश्चंस के सबसे कोर चीज़ ये होती है, हमारे बच्चे जब फाइनल डिफेंसेस में जाते हैं, उनको लगता है कि बोलना सब कुछ होता है। लेकिन बेटा समझना भी क्वेश्चन को बड़ा ज़रूरी होता है। समटाइम्स टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं हो रहा होता, वो आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। सो आपने कोशिश करना होता है एग्ज़ामिनर को ये भी बताना है कि इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने एज़ अ टीम वर्क काम करना सीखा है। दूसरों के साथ आप काम कर सकते हैं, दूसरों को राय को, उनके बोलने को वैल्यू देते हैं। तो क्या होता है आप आंसर्स करें चीज़ों को लेकिन प्रिसाइज़ली करें, बीच में मत बोलें, सुनें ज़रूर, ठीक है? और आंसर्स को एविडेंस के साथ करें। जैसे कोई बोले कि जी आपकी जो रिलायबिलिटी है थीसिस की, जैसे मैंने आपको चैप्टर 3 में समझाया था क्या होता है, तो आपने बताना है कि जी रिलायबिलिटी मैंने मेथोडोलॉजी में किया है, वो फिगर 1 मेरे रिलायबिलिटी को दिखाता है, वो 0.7 है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता ऑनेस्टली आप बता दें क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता, हम सबको नहीं पता है, इट्स ओके। कॉमन रिपोर्टिंग मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स और फाइंडिंग्स मुख्तलिफ होते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ है, फाइंडिंग कुछ है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा रिलाय ना करें, इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करें। स्मार्ट पीएलएस का एक मैं आपको एक ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगा, उसको आप देखें। फॉर्मेटिंग आपकी सही होनी चाहिए, रेफरेंसेस में एरर नहीं होने देंगे। रेफरेंसेस में एरर तब नहीं होंगे जब आप मेंडले का मेरा कोर्स देखेंगे और मेंडले के थ्रू रेफरेंसेस को साइट करेंगे। फाइनल सबमिशन चेकलिस्ट में आपने प्लेजरिज्म रिपोर्ट अटैच करना है, हार्ड कॉपीज़ को प्रॉपर्ली बाउंड करना है, सॉफ्ट कॉपी जो है ना आपका सबमिट होना चाहिए बिफोर डेडलाइन। प्रोफेशनल इम्पैक्ट आपके कैपस्टोन का ये होगा कि आपने जब कर लिया तो एक काम करें, अपने सीवी में इसको लिखें, लिंक्डइन प्रोफाइल में दिखाएँ और इसको पब्लिशेबल आर्टिकल में कन्वर्ट करें, सुपरवाइज़र के साथ राब्ता करके लॉन्ग टर्म रिसर्च और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी अपनी